इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह फ़अम्मा बाद। मैं आपका भाई मोहम्मद अहसन विर्क एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में हम फिनांस एक्ट 2025 के ज़रिए सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में जो तब्दीलियाँ की गई हैं उनका एक अजमाली सा जायज़ा लेंगे। सबसे पहले तो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का जो सेक्शन 2 है और डेफिनेशंस को डील करता है। इसके अंदर एक नई क्लास जो है उसको क्लास 1 नहीं है, पहले जो 1 थे उसको अब सीरियल में आगे कर दिया गया, तो 1 क्लास ऐड की गई है और उसके अंदर अबेटर एक नई इस्तिलाह मुतारफ़ कराई गई है। इससे पहले ये था कि जो लोग टैक्स फ्रॉड करते थे, जो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स फ्रॉड करते थे, तो जब भी उन्हें पकड़ा जाता था तो उनका मौक़िफ़ ये होता था कि जी ये हमने नहीं किया, ये किसी न किसी जो है थर्ड पर्सन ने हमारे प्रोफाइल को मिसयूज़ किया है या हमारे इल्म में लाए बगैर किया है, या जो रजिस्टर्ड पर्सन किसी थर्ड पर्सन की मुआवनत से टैक्स फ्रॉड करते थे, उन जो लोग टैक्स फ्रॉड में मुआवनत करने वाले हैं उनको अब इस एक्ट के तहत सज़ा देने या दिलवाने या दिलवा सकने के लिए वर्ड अबेटर का जो है तारीफ़ को यहाँ पे ऐड किया गया। अबेटर उन्होंने कहा है कि जो जाली इनवाइसेस तैयार करे, उनमें मदद दे, अपने बैंक अकाउंट का गलत इस्तेमाल करे या अपना अकाउंट किसी दूसरे को गलत इस्तेमाल के लिए दे या किसी दूसरे का अकाउंट गलत इस्तेमाल करे, जाली इनपुट के लिए मदद करे, तो ऐसा फ़र्द अबेटर कहलाएगा। और सेक्शन 33 में आगे जाके हम देखेंगे कि इसके मुतल्लिक पेनल्टी और सज़ा भी ऐड कर दी गई है। उसके बाद सेक्शन 2 के अंदर एक न्यू क्लास मज़ीद ऐड की गई है, वो है कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम। बोर्ड जब नोटिफाई करेगा तो उस दिन से पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर जितना भी कार्गो सामान भेजा जाएगा, भिजवाया जाएगा, उसको इस सिस्टम के तहत, इसके टर्म एंड कंडीशन के तहत वो आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी जो इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर होगी। सेक्शन 2 के अंदर एक और नई क्लास ऐड की गई है 5ABA। ये कोरियर, और ये दो वर्ड आपने जहन में रखने हैं, एक कोरियर का, एक पेमेंट इंटरमीडियरी का। इनकम टैक्स में भी और सेल टैक्स में भी ये ई कामर्स के हवाले से नई तारीफ़ात आई हैं, आलमोस्ट सेम है, और इनके आगे ज़िम्मेदारियाँ इन अफराद पे ई कामर्स के हवाले से, वो ज़िम्मेदारियाँ हम जब आगे पहुँचेंगे तो उसको हम देख लेंगे। तो वर्ड कोरियर जो है यहाँ पे ऐड किया गया है। कोरियर कोई भी ऐसा शख्स जो डिलीवरी ऑन गुड्स पे रकम वसूल करता है और वसूल करके जो गुड्स का असल मालिक है उस तक पहुंचाता है, तो उसको कोरियर की तारीफ़ में शामिल किया गया है। एक नई क्लास 9A मज़ीद ऐड की गई है सेक्शन 2 डेफिनेशंस के अंदर, वो है ई बिल्टी की। बोर्ड ने कहा है, यानी कि बोर्ड जो है वो प्रेस्क्राइब सिस्टम जारी करेगा डिजिटल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट का, और ये सेक्शन 40C, आपको पता है कि पहले ही बार कोड वाला एक अलहदा से सेक्शन है, और उसके अंदर बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन किया हुआ है जिसके अंदर सीमर, टोबैको, इस तरह के शुगर कुछ सेक्टर्स ऑलरेडी एडेड हैं, तो वो अपनी जितनी ट्रांजैक्शन करेंगे अपनी गुड्स की वो ई बिल्टी के ज़रिए करेंगे। कल को बोर्ड चाहे तो इसको मज़ीद वसी वसत कर सकता है। नई क्लास एक और ऐड की गई है डेफिनेशन की, वो है ई कामर्स। इससे पहले जितना ऑनलाइन बिजनेस था उसको सेल टैक्स एक्ट में अलहदा से स्पेसिफिक कवर नहीं था किया गया। जनरली तो वो सेल्स थी और जो सेक्शन 3 में लाइबल टू टैक्स थी उन पर टैक्स अदा भी हो रहा था, लेकिन इसको अलहदा से एक स्पेसिफिकली इसकी डेफिनेशन ही थी मौजूद और इसके ऊपर कोई लॉ मौजूद नहीं था। तो अब उन्होंने कहा कि जितने भी ऑनलाइन कारोबार हैं, वो मोबाइल से हों, वो वेबसाइट से हों, वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जहाँ पे आप एक बग़ैर आमने सामने बैठे किसी भी ऐसे तरीके से जो किसी भी मवासलाती तरीके से आप कोई कारोबार करेंगे, तो वो सारा इंटरेक्शन आपका जो है वो सेल परचेज जो है वो ई कामर्स के अंदर फॉल करेगी। जो क्लास 18A है उसको अब सब्स्टिट्यूट किया गया। पिछले साल ये मुतारिफ़ करवाया गया था ऑनलाइन मार्केट प्लेस, इसकी तारीफ़ को अब ज़रा बेहतर किया गया है। तो पहले इसमें वो कंसेप्ट नहीं था, लेकिन अब उन्होंने मेन कहा कि हर वो शख्स जो फ़ी की बुनियाद पे ख़रीदार को और फ़रोख्त करने को, बायर को और सप्लायर को सहूलत में या करे आपस में सेल परचेज़ की, चाहे वो चीज़ें
इस ऑनलाइन मार्केट प्लेस की अपनी मलकियत हो या ना हो, लेकिन उस मार्केट प्लेस से लोग ख़रीद भी रहे हैं और थर्ड पार्टी बेच भी रही है और आपस में उनका इंटरेक्शन हो रहा है। तो वो जो जिस प्लेटफॉर्म से वो सारा कारोबार किया जाए वो ऑनलाइन मार्केट प्लेस कहा जाएगा। एक नई क्लास नई ऐड हुई है 20A पेमेंट इंटरमीडियरी। ये वही मैंने कोरियर के साथ कहा। और ई कामर्स के हवाले से इसका कंसेप्ट आएगा कि वो लोग जो ई कामर्स के तहत अशिया फ़रोख्त करते हैं तो या कोरियर के ज़रिए कैश ऑन डिलीवरी पे अपनी जो है पेमेंट वसूल करते हैं, या वो पेमेंट इंटरमीडियरी, वो कोई भी बैंक हो सकता है, कोई भी मालियाती इदारा हो सकता है जो बैंकिंग चैनल से आपको रकम वसूल करके सेलर को मुहैया करता है या पे करता है, तो वो जो है वो पेमेंट इंटरमीडियरी कहलाएंगे और उनकी भी आगे ज़िम्मेदारी हम आगे चल के देख लेते हैं। उसके बाद जो क्लास 27 रिटेल प्राइस को डिफ़ाइन करती है, इसमें वर्ड था शेल बी, उसको इज़ से रिप्लेस किया गया है। शेल बी था कि जिस कीमत पे ये फ़रोख्त हो सकता है या होगा रिटेल प्राइस, तो उसको इज़ के जिस कीमत पे फ़रोख्त हो रहा है तो उसको उसको रिफ़ाइन करके बेहतर किया गया है और रिटेल प्राइस की तारीफ़ को बेहतर किया गया। उसके बाद इसी के अंदर एक नया प्रोवाइज़ो ऐड किया गया है रिटेल प्राइस के अंदर, और उस प्रोवाइज़ो के तहत अब ये कहा गया है कि जो लोग बेवरेज का काम करते हैं तो वो जो अपनी रकम के अंदर कीमत कम करते थे कि भाई अगर आप ये कोल्ड ड्रिंक या जूस या पानी की बोतल गर्म बेचेंगे तो और रेट है, लेकिन अगर उसको ठंडा करके बेचेंगे तो वो उसके ऊपर रेट रिड्यूस करते थे, मार्जिन देते थे। अब पाबंद कर दिया गया कि जो रिडक्शन है किसी कोल्ड ड्रिंक, पानी या इनको ठंडा करने के लिए, ये रिटेल प्राइस के 5% से ज़्यादा नहीं हो सकती। दूसरा, बोर्ड को थर्ड शेड्यूल के तहत जो आपकी अशिया हैं इनको इनका रेट फिक्स करने का इख्तियार भी दे दिया गया है। आपको याद होगा कि आज से कुछ अर्सा कबल एक दफ़ा चाय की पत्ती की कीमत बोर्ड ने फ़िक्स की थी थर्ड शेड्यूल के अंदर, और अगर मैं गलती पे नहीं तो शायद एक दफ़ा चीनी की भी की थी, लेकिन अभी भी जो उसको क्लैरिटी से इख्तियार हासिल नहीं था बोर्ड को, तो अब उन्होंने इसके अंदर बाकायदा तौर पे बोर्ड को रिटेल प्राइस की जो तारीफ़ है इसके अंदर ही कहा है कि जी बोर्ड अब थर्ड शेड्यूल आइटम्स की जो प्राइस है वो फिक्स कर सकता है। दूसरा, उन्होंने इसके अंदर एक और प्रोवाइज़ो यही रिटेल प्राइस सब क्लास 27 में ऐड की है। उन्होंने कहा है कि जो इम्पोर्टेड थर्ड शेड्यूल आइटम्स हैं उनकी रिटेल प्राइस जो कस्टम एक्ट के सेक्शन 25 में मुतय्यन मालियत है उसके 130% से कम नहीं होगी, यानी कम अज़ कम उसके ऊपर आपको 30% वैल्यू एडिशन ज़रूर करना पड़ेगा। एक जो बहुत मेन चेंज आई वो है क्लास 37 जो टैक्स फ्रॉड को डील करती है, उसको फिर तब्दील किया गया। अगर आपको याद हो तो पिछले फ्रांस एक्ट में भी ये तारीफ़ चेंज हुई थी। अगर ये मैं कहूँ तो ये तारीफ़ शायद पिछली लास्ट जो अमेंडेड तारीफ़ थी ये उससे बहुत बेहतर है। एक तो चीज़ है कि यहाँ पे दोबारा कहा गया कि टैक्स फ्रॉड मीन्स नोइंगली, इंटेंशनली और डिसऑनेस्टली। पिछली तारीफ़ में से ये अल्फाज निकाल दिए गए। अगर आपने नेक नीति से भी काम किया होता लेकिन गलत हो गया होता तो पहले वो टैक्स फ्रॉड था। अब अगर आप उसको यानी कि नेक नीति से कर रहे हैं, आप उसको मुतल्लक जानते नहीं हैं कि ये टैक्स फ्रॉड है और आपकी कोई बदनीयती शामिल नहीं है, तो फिर ये टैक्स फ्रॉड नहीं होगा। लेकिन इसमें सिर्फ उस मासूम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की गई है जो गलती से कोई काम को हरकत कर बैठे, लेकिन जो बंदा आमदन करेगा, जानते बूझते करेगा और बदनीयती पे करेगा तो वो टैक्स फ्रॉड की तारीफ़ में आएगा। अगर वो करेगा क्या, अगर वो जैली तहरीर शुदा कागजात, रिटर्न स्टेटमेंट्स, नेक्स्चर, इनवाइसेस जैसे रिलेटेड कोई भी काम करेगा तो वो टैक्स फ्रॉड है। वो जैली इनवाइसेस पर जैली इनपुट टैक्स लेगा, मैनेज करेगा, मैनेज करवाएगा, वो टैक्स फ्रॉड है। अशिया मुहैया किए बगैर सिर्फ फ्लाइंग इनवाइसेस करेगा, वो भी टैक्स फ्रॉड है। वो रिकॉर्ड जो सेल टैक्स एक्ट के तहत महफूज रखना लाजिम है उसको आमदन ज़ाया कर देगा तो वो भी टैक्स फ्रॉड है। बोर्ड का जो सिस्टम है रिटर्न फाइलिंग का, उस पर कोई भी कोशिश करेगा जली रिटर्न बनाने की, जली इनपुट बनाने की, जली नेक्स्चर बनाने की, वो भी टैक्स फ्रॉड है। अगर कोई बंदा अपने बैंक अकाउंट से सेक्शन 73 की जली कंप्लायंस करेगा, करवाएगा, वो भी टैक्स फ्रॉड है।
अगर कोई बंदा टैक्सेबल अशिया फ़रोख्त करता है लेकिन उनकी फ़रोख्त को दिखाता नहीं है, डिक्लेयर नहीं करता, ये भी टैक्स फ्रॉड है। अगर कोई बंदा जो है टैक्सेबल अशिया को बग़ैर सेल टैक्स इनवाइस के बेचता है, ये भी टैक्स फ्रॉड है। 3 माह से ज़्यादा अगर आप सेल टैक्स विद होल्डेड टैक्स, और ख़ुसूसन हुकूमती इदारे इसको नोट कर लें जो 6-6 महीने साल लोगों के विद होल्डिंग टैक्स अदा नहीं करते, तो जो 3 महीने से ज़्यादा जो विद होल्डिंग टैक्स है विद हेल्ड करने के बाद पे नहीं करेगा तो वो भी टैक्स फ्रॉड है। ऐसी अशिया जो सेल टैक्स कानून के तहत काबिल ज़ब्त है, इसके अंदर आप 40C सेक्शन की भी देख सकते हैं कि जो प्रॉपर स्टैम्प नहीं है, बार कोडेड नहीं है, या दीगर भी कवानीन जो वक्तन फ़वक्तन होंगे हो सकते हैं, अगर वो ऐसी अशिया जो आप सेल टैक्स कानून की खिलाफ वर्जी के तहत फ़रोख्त करते हैं तो वो भी टैक्स फ्रॉड हैं। और अगर आप सेल टैक्स रजिस्टर्ड हुए बग़ैर सेल टैक्सेबल अशिया फ़रोख्त करते हैं तो इसमें बहरहाल वो लोग आएंगे जो सेक्शन 14 के तहत लाइबल टू रजिस्टर्ड है, तो अगर वो करते हैं तो वो भी टैक्स फ्रॉड है। इस तारीफ के अंदर एक बहुत बड़ी बुनियादी चेंज आई है। जो लास्ट ईयर टैक्स फ्रॉड की तारीफ आई थी उसके अंदर उन्होंने एक प्रोवाइज़ो के तहत ये वाजे कर दिया था कि जो ओनर्स ऑफ प्रूफ है ये साबित करना कि मैंने टैक्स फ्रॉड नहीं किया, ये जो है वो टैक्स पेयर पे शिफ्ट हो गया था। इस तारीफ के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। पीछे हमने बताया वो नोइंगली और डिसऑनेस्टली सारे वर्ड भी दोबारा कि मासूम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, क्योंकि इसी के साथ वो सेक्शन 37A जिस पर अब आगे चल के हम बात करेंगे इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट वाली, तो अब महकमे ने ये साबित करना है कि जिस बंदे के ख़िलाफ़ हम कार्रवाई कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, ये टैक्स फ्रॉड इसने किया है और जानते बूझते अमदन इसने किया है। उसके बाद जो सेक्शन हमारा 3 है स्कोप ऑफ टैक्स, इसके अंदर जो है उसके सब सेक्शन 3 के अंदर एक नई सब क्लास सी ऐड की है। पहले सब सेक्शन 3 क्या कहता है कि अशिया की फ़रोख्त की सूरत में टैक्स अदा करना उस शख्स की ज़िम्मेदारी है जो चीज़ें फ़रोख्त कर रहा है, और इम्पोर्ट की सूरत में उस शख्स पे है जो अशिया इम्पोर्ट कर रहा है। अब ये कहा गया कि डिजिटली ऑर्डर्ड सप्लाई की सूरत में अगर रकम बजरिया पेमेंट इंटरमीडियरी या कोरियर वसूल की जा रही है तो 11 शेड्यूल के तहत दिए गए टैक्स रेट के मुताबिक टैक्स विद हेल्ड करके गवर्नमेंट को जमा करवाना, ये कोरियर और ई इंटरमीडियरी की ये आपकी जो है वो ज़िम्मेदारी है। अच्छा जी, इसके अंदर जो है अब सेक्शन 3 के अंदर से सब सेक्शन 7 इसको ओमिट कर दिया गया है, और इसको अब इससे पहले जो था ये सब सेक्शन 11 शेड्यूल को डील करता है, और इसके अंदर जो है वो था ऑनलाइन मार्केट प्लेस से मुतल्लिक था। तो इस ऑनलाइन मार्केट प्लेस का जो 11 शेड्यूल में एंट्री थी, इसको अब सब सेक्शन 3 के 3 जिसको हम पहले भी जिक्र कर रहे हैं उसके तहत अब डील किया जाएगा। उसके बाद जो एक न्यू सब सेक्शन 7A ऐड किया गया है कि उन्होंने कहा कि अगर ऑनलाइन मार्केट प्लेस, इसको अब हम आगे जाकर सेक्शन 14 में भी इसका इफेक्ट देखेंगे, और उन्होंने कहा कि अगर कॉर्टरेज इंडस्ट्री और टायर 2 रिटेलर्स अगर वो ऑनलाइन फ़रोख्त करते हैं तो उनकी सूरत में जो 11 शेड्यूल के तहत उनका टैक्स विद हेल्ड होगा, वो इस एक्ट के तहत इस सेल टैक्स एक्ट के तहत उनकी फ़ाइनल टैक्स लेबिलिटी होगी। उनसे मज़ीद उस पर टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा, लेकिन सिर्फ कॉर्टेज इंडस्ट्री और टायर 2 रिटेलर की हद तक। इसकी वजाहत मज़ीद आगे सेक्शन 14 में भी करेंगे और वहाँ पे इंशाल्लाह इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद जो सेक्शन 8B है ये है एडजस्टेबल इनपुट टैक्स के हवाले से। अब उन्होंने बोर्ड को इख्तियार दे दिया है कि वो बाकी सब शराइत के अलावा टाइम टू टाइम वो मुख्तलिफ इनपुट्स की लिमिट को हाई या लो वो फिक्स कर सकता है, और अगर कोई शख्स समझेगा कि उसका उससे ज़्यादा कोई इनपुट बनता है तो वो फिर कमिश्नर को बाकायदा एप्लीकेशन देगा और उसको अकॉर्डिंगली वो जो है वो वहाँ पे जो है कमिश्नर उसको अलाउ कर सकता है। इसी सबसेक्शन 3 के अंदर से जो सबसेक्शन 9A था उसको ओमिट कर दिया गया है। ये टायर 1 की POS इंटीग्रेशन से मुतल्लिक था, लेकिन इसको अब सबसेक्शन 23 में नया सबसेक्शन 6 शामिल करके वहाँ पर लायबल टू POS इंटीग्रेशन कर दिया गया है। ये एक अलग सवाल अब रहेगा कि पिछले जितने भी POS इंटीग्रेशन के नोटिफिकेशंस हैं वो सब इस सब सेक्शन 3 के तहत जारी हुए हैं।
तो अब जब वो सेक्शन चेंज हो जाएगा तो जो पुराने ऑलरेडी जारी शुदा आपके नोटिफिकेशन हैं उनकी क्या हैसियत होगी कि क्या वो तब तक एप्लीकेबल रहेंगे जब तक उनमें नए सेक्शन 23 या उनका जिक्र 23 का वो नहीं किया जाता कि जहाँ पे अब इस पावर को बोर्ड को दिया गया है। सेक्शन 11D है जो पिछले साल इंट्रोड्यूस हुआ था बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का। इसके अंदर एक नया प्रोवाइजो नया सबसेक्शन 5 ऐड किया गया है। बोर्ड को इनका ऑफिसर को ये इख्तियार दे दिया गया है कि अगर उसके पास ये मालूमात आती हैं कि किसी शख्स का 236G सेल 236G इनकम टैक्स एक्ट के तहत इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत उसका टैक्स कलेक्ट हुआ है, तो वो उसकी बुनियाद पर भी उसको नोटिस दे के, और अगर वो कंप्लायंस नहीं करता बंदा तो उसके ख़िलाफ़ बेस्ट जजमेंट पास कर सकता है। इसकी बुनियाद क्या है? इसकी बुनियाद ये है कि 236G कलेक्ट होना है सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर का, और एवरी डिस्ट्रीब्यूटर जो है सेक्शन 14 सेल टैक्स एक्ट के तहत लाइबल टू रजिस्टर है। तो इसलिए 236G किसी बंदे का 10 रुपये भी सिस्टम पे कलेक्ट हुआ शो हुआ तो उस सूरत में इस सेक्शन के तहत वो उसको, अगर वो अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते और टैक्स पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता और टैक्स अदा नहीं करता तो 11D के तहत उसके खिलाफ बेस्ट जजमेंट पास होगी या हो सकती है। सेक्शन 11E जो हमारा असेसमेंट ऑफ टैक्स एंड रिकवरी ऑफ टैक्स को पुराना सेक्शन 11 था, 11 के कुछ पार्ट किए गए और उनमें जो मेन पोर्शन था वो 11E में पिछले साल किया गया। तो उसके अंदर से अब इंक्लूडिंग बाई वे ऑफ कोलिजन और डेलिब्रेट एक्ट के अल्फाज ख़त्म कर दिए गए हैं। इस फिनांस एक्ट के ज़रिए बुनियादी तौर पे सेल टैक्स के जो शार्ट पेमेंट या नॉन पेमेंट या गलत इनपुट एडजस्टमेंट या गलत रिफ़ंड को टेक्निकली दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। एक वो जो 11E के तहत जिसकी सारी आपकी जो है कार्रवाई होगी, अगर आपने कुछ आमदन नहीं किया, आपने टैक्स फ्रॉड के नीयत से नहीं किया तो फिर आपके ख़िलाफ़ 11E की कार्रवाई होगी। लेकिन जहाँ पे आपके टैक्स फ्रॉड का एलिमेंट आएगा 37A सेक्शन उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो फिर आपके ख़िलाफ़ 11E सेक्शन की कार्रवाई नहीं होगी। ये दोनों अब डिफरेंट सिनेरियोज में ऑपरेट करेंगे कि टैक्स फ्रॉड की सूरत में 37A में सारी कार्रवाई चलेगी और रूटीन की अगर कोई नॉन पेमेंट शार्ट पेमेंट है तो उसके लिए 11E की कार्रवाई होगी। 11E थोड़ा शॉर्टकट था FBR के लिए, नोटिस दिया, जवाब लिया और ऑर्डर पास कर दिया। जो 37A अब जाके हम उसको आगे देखते हैं वो एक लेंथी प्रोसेस है, महीनों पे मुश्तमिल प्रोसेस है और वो शायद इतना आसान ना हो FBR के लिए उसके तहत रिकवरी करना या मामला को लेके चलना। और उसके उन्होंने कहा इसी में 11E में उन्होंने प्रोवाइजो ऐड करके कह दिया कि जो 37A में कार्रवाई चलेगी उसके ऊपर 11E वो नहीं होगा। सेक्शन 11G ये लिमिटेशन फॉर असेसमेंट था। इसमें 11E का या दीगर जो नोटिस से जारी होने के बाद 120 दिन थे जिसके अंदर ऑर्डर हो सकता था, अब उनको 180 दिन तक कर दिया गया। बाकी टाइम लिमिट्स 90 दिन कमिश्नर की जो 90 या 60 दिन है कमिश्नर की एक्सटेंशन या बाकी शराइत वो उस तरह ही हैं जैसे ऑलरेडी थी, लेकिन मेन टाइम को 60 दिन बढ़ा दिया गया है। सेक्शन 14 इसके अंदर सबसेक्शन 1A और 1B दो नए सेक्शन ऐड किए गए हैं। सेक्शन 14 रजिस्ट्रेशन को डिसाइड करता है कि किसने सेल टैक्स एक्ट के अंदर लाजमन रजिस्टर्ड होना है और किसने रजिस्टर्ड नहीं होना। तो बाकी तो सारी कंडीशंस वैसे ही हैं, लेकिन अब उसमें उन्होंने कहा कि कार्ड रजिस्टर टायर टू रिटेलर के अलावा तमाम अफराद जो ऑनलाइन अशिया फ़रोख्त करते हैं उनको सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अब इसमें अगर आप देख लें तो आलमोस्ट वो सारे लोग पहले भी लायबल थे, यानी कि वो मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, वो जनरल ऑर्डर सप्लायर, वो टायर 1 रिटेलर, वो होलसेलर, वो डिस्ट्रीब्यूटर, ये सारे ऑलरेडी सेक्शन 14 के तहत लायबल हैं। टेक्निकली अगर आप समझें तो यहाँ पे असल में कॉटन इंडस्ट्री और टायर 2 रिटेलर की हद तक इस्तिस्ना रखा गया कि वो नहीं होंगे, बाकी सब होंगे। जो टायर 2 रिटेलर हैं वो कौन है? वो हैं जो टायर 1 रिटेलर नहीं हैं। टायर 1 रिटेलर की जो तारीफ है सेक्शन 2 के सब सेक्शन 43A में है कि जो कौमी या बैनुल-अक़वामी सप्लाई चेन बतौर रिटेलर ना हों,
जो किसी एयर कंडीशन माल के अंदर रिटेलर ना हो, जो 12 लाख से ज़्यादा सालाना 12 माह के अंदर बिजली का बिल अदा ना करते हों, जो होलसेल कम रिटेलर इंपोर्टर बल्क सेल वाले ना हों, जो डेबिट क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कोई रकम वसूल ना करते हों, अगर वो उनका 12 माह में पिछले 236H जो है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा कलेक्ट ना हुआ, ऐसे जो रिटेलर है वो टायर 1 होते हैं। और टायर 1 रिटेलर जिन पे ये कंडीशन लगती हैं वो टायर 1 रिटेलर होते हैं, रिलायबल टू सेल्स एसोसिएशन सेक्शन 14 में। और अगर आप इन शराइत में से किसी भी पूरा नहीं उतरते तो फिर आप टायर 2 रिटेलर हैं, और आप खाली NTN बेस भी आप ऑनलाइन मार्केट प्लेस के ज़रिए आप ई कॉमर्स बिजनेस करेंगे, कर सकते हैं। ऐसे ही कार्टन इंडस्ट्री की तारीफ जो है वो भी सेक्शन 2 के सब सेक्शन 5AB में दी गई है कि अगर आपके पास इंडस्ट्रियल बिजली या गैस का मीटर नहीं लगा हुआ, वो मैन्युफैक्चरर जिनके पास इंडस्ट्रियल बिजली या गैस का मीटर नहीं लगा हुआ, रहायशी इलाका में उनका यूनिट हो, 10 से ज़्यादा उनके वर्कर ना हो और 80 लाख से ज़्यादा सालाना सेल ना हो, तो फिर वो कॉटेज इंडस्ट्री की तारीफ में फॉल करेंगे और वो भी अपना ई कॉमर्स का बिजनेस बगैर सेल टैक्स रजिस्टर्ड हुए वो कर सकेंगे। और 11 शेड्यूल में जो उनका टैक्स कलेक्ट होगा जो विदहेल्ड होगा वो उनके लिए फाइनल टैक्स लायबिलिटी होगी, उसके बाद उन्होंने और कोई टैक्स अदा नहीं करना। उसके बाद जो है सेक्शन 14 के अंदर ही एक नया सब सेक्शन 2A शामिल किया गया कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का। पहले ये रूल्स में मौजूद था कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का रूल, लेकिन उसको अब शिफ्ट किया गया एक्ट के अंदर कि अगर कोई लायबिलिटी रजिस्टर्ड है तो डिपार्टमेंट उसको कंपल्सरी रजिस्टर्ड भी करेगा। उसके बाद एक नया सेक्शन 14AC वो भी ऐड किया गया है। अब ये सेक्शन जो 14 है ये रजिस्ट्रेशन को डील करता है, तो इसके आगे अब 3 नए सेक्शन रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक लोगों को पाबंद किया जाए कि अगर वो लायबिलिटी रजिस्टर्ड हैं तो किस तरह से उन्हें पाबंद किया जाए, उन्हें मजबूर किया जाए, उन्हें फोर्स किया जाए तो वो अपनी रजिस्ट्रेशन को करवा लें। तो पहला सेक्शन है जी 14AC, अगर कोई लायबिलिटी रजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड नहीं हुआ उसको सेक्शन 14 के 3 नोटिस दिए गए हैं लेकिन फिर भी वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ, कमिश्नर उसका 3 दिन के लिए बैंक अकाउंट मुअत्तल कर देगा। अगर फ़र्द रजिस्टर्ड नहीं होता तो कमिश्नर 1 हफ़्ता वक्फा के साथ 2 दफ़ा मज़ीद उसका 3 दिन के लिए बैंक अकाउंट फिर मुअत्तल कर देगा। अगर फिर भी वो रजिस्टर्ड नहीं होता तो कमिश्नर उसके बैंक अकाउंट जो कारोबारी बैंक अकाउंट है मुंतकिल कर देगा। अगर बंदा रजिस्टर्ड हो जाता है कमिश्नर को इतला देता है तो कमिश्नर 2 दिन में उसके अकाउंट बहाल कर देगा। अगर कोई बंदा समझता है कि जी मैं लायबल रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मुझे नोटिस गलत दिया जा रहा है, तो वो चीफ कमिश्नर को इसकी अपील फाइल कर सकेगा। ये सेक्शन अभी नाफिजुल अमल नहीं है, नाफिज तब होगा जब जिस डेट से बोर्ड इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा। नेक्स्ट सेक्शन 14AD ऐड किया गया है, बार ऑन ट्रांसफर रिमूवल प्रॉपर्टी। वो शख्स जिसने बैंक अकाउंट मुअत्तल होने के बाद भी अपने आपको रजिस्टर्ड ना किया तो चीफ कमिश्नर एक कमेटी बनाएगा जिसमें चीफ कमिश्नर, एक कमिश्नर और एक चैम्बर का नुमाइंदा होगा। वो कमेटी दोबारा एक नोटिस जारी करेगी, उस कारोबारी फ़र्द की जगह पे वो नोटिस भी लगाया जाएगा, ज़ाती सुनवाई का उसको मौका दिया जाएगा। उस सुनवाई के बाद उसका केस सुनने के बाद या तो वो कमिश्नर को कमेटी कहेगी कि आपका हुक्मनामा गलत है और आप वापस लें बैंक अकाउंट्स मुअत्तल करने वाला, या फिर वो कमेटी उसकी कारोबारी प्रॉपर्टी की फ़रोख्त रोकने का हुक्म वो दे देगी। वो कारोबारी प्रॉपर्टी नहीं, कोई भी प्रॉपर्टी उसकी फ़रोख्त रोकने का हुक्म दे देगी कि ये इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सेल फ़रोख्त ना हो सके, वो ट्रांसफ़र अथॉरिटी को इंटीमेट कर देंगे। अगर वो बंदा रजिस्टर्ड हो जाता है तो वो कमिश्नर 2 दिन में आर्डर अपना वापस ले लेगा। अगर फ़र्द समझता है कि जी ये हुक्म ठीक नहीं है तो वो फ़र्द चीफ कमिश्नर को इसके ऊपर अपील कर सकता है। और लेकिन ये भी सेक्शन अभी तब नाफिज होगा जब बोर्ड इसका नोटिफिकेशन करेगा। तीसरा है जी, अब ये दोनों तरीके गुजर गए और बंदा सेल टैक्स रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो फिर है सेक्शन 14AE, अदर मेजर्स फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन। अब कमिश्नर की बजाय ये कार्रवाई चीफ कमिश्नर खुद करेगा। और चीफ कमिश्नर क्या करेगा कि वो उस बंदे के कारोबार को सील कर देगा, उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को सीज कर देगा, वो रिसीवर मुकर्रर कर देगा कि वो उसके वहाँ पे बैठ के जितनी भी पेमेंट्स हैं उसके कारोबार की वो उसका अपॉइंट करदा रिसीवर वसूल करे,
ये सब कुछ करने से पहले उस बंदे को पब्लिक नोटिस दिया जाएगा और ये इश्तिहार वगैरह भी सारा दिया जाएगा। चीफ कमिश्नर, मुतलका कमिश्नर, चैम्बर के नुमाइंदों मुश्तमिल कमेटी बनेगी, उसको एक दफ़ा ज़ाती सुनवाई का मौका दिया जाएगा। फैसले को बोर्ड की वेबसाइट और एक अखबार में शाया किया जाएगा। रजिस्टर्ड होने की सूरत में चीफ कमिश्नर 2 दिन में ये अपना वापस ले लेगा अपना ऑर्डर। अगर ये मुतासर शख्स समझता है कि ये ऑर्डर ठीक नहीं है तो वो बोर्ड को अपील करेगा। अब चूँकि इसमें चीफ कमिश्नर का ऑर्डर है, अब इसकी अपील जो है वो बोर्ड को होगी और ये तब नाफिज अमल होगा सेक्शन जब बोर्ड इसको नोटिफाई करेगा। उसके बाद है जी सेक्शन 21 जो रजिस्ट्रेशन, सस्पेंशन, ब्लैक लिस्टिंग को डील करता है। अब इसके अंदर जो है वो सब सेक्शन जो 2A है वो एक ऐड किया गया है। कमिश्नर सस्पेंशन ऑर्डर के 10 दिन के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन को नोटिस जारी करेगा। जवाब मिलने के बाद या तो सस्पेंशन ख़त्म कर देगा या ब्लैक लिस्ट कर देगा और 30 दिन के अंदर ये ब्लैक लिस्टिंग का ऑर्डर जो है ये अपील एबल होगा। सबसेक्शन 5 जो था सेक्शन 21 का, ये ओमिट कर दिया गया है। ये वो था जो पिछले साल ऐड हुआ था कि ब्लैक लिस्टिंग के ऑर्डर के खिलाफ चीफ मिनिस्टर को अपील करनी है, तो वो अब नहीं होगी। अब ये अपील आगे हम अपील के सेक्शन में जाकर देखेंगे, डायरेक्ट कमिश्नर अपील या डायरेक्ट ट्रिब्यूनल भी सम SOP के साथ हो सकती है। अच्छा जी, इन सेक्शन 23 जो टैक्स इनवाइस को डील करता है, इस सेक्शन के अंदर जो सब सेक्शन 1 है उसके बाद एक न्यू प्रोवाइजो ऐड किया गया है और सेक्शन 40C सेल टैक्स एक्ट और सेक्शन 83C के तहत जो अशिया काबिल टैक्स हैं उनके लिए ई बिल्टी को लाजम करार दिया गया है। मुझे ने पहले कहा था सेक्शन 83C कस्टम एक्ट का है और सेक्शन 40C सेल टैक्स एक्ट का। अभी फिल वक्त इनके लिए ई बिल्टी करना लाजिम करार दिया गया है, बाकियों के लिए ग्रेजुअली इसको फिर नाफिज किया जाएगा। इसी सेक्शन के सबसेक्शन 4 के बाद एक नया सबसेक्शन 5 जारी किया गया है कि वो बोर्ड किसी को भी कह सकता है कि वो बोर्ड के सिस्टम के तहत अपने सिस्टम को इंटीग्रेट करे। अब ये बड़ी मल्टीपल सी चीज़ें चल रही हैं। POS इंटीग्रेशन पहले सेक्शन 3 में थी, वहाँ से निकाल के इधर भेज दिया गया। आपकी जो डिजिटल इनवाइसिंग के पहले SRO जारी हुए हैं कि सब ने रजिस्टर्ड होना है, वो अब फिर उसके सेक्शन चेंज कर दिए गए, नया सेक्शन ऐड कर दिया गया। तो वो डिजिटल इनवाइसिंग, POS और ये पता नहीं क्या क्या, यानी कि बोर्ड बजाय एक सिमेट्री रखने के ई इनवाइसिंग के बजाय वो इतनी कम्प्लेक्स इसको वो बना रहा है कि आम एक टैक्स पेयर के लिए इसको समझना, अप्लाई करना शायद उतना आसान नहीं है। तो मेरे ख्याल में बोर्ड को अब एक तय कर लेना चाहिए या एक सेक्शन ही ई इनवाइसिंग का, एक सेक्शन अलहदा से जो है ना डिजिटलाइजेशन का ऐड कर लेना चाहिए और वो सारी पावर एक जगह पे इकट्ठे करके सारे नोटिफिकेशन को अकॉर्डिंगली अमेंड कर लेना चाहिए ताकि कल को कोई भी दीगर कॉन्सिक्वेंसेस ना आ सके। इसी सेक्शन के अंदर एक सब सेक्शन 6 नया ऐड किया गया है, वो लाइसेंस इंटीग्रेटर के मुतल्लिक है कि उसकी ज़िम्मेदारी है कि बोर्ड जिनके मुतल्लिक कहे कि उन्होंने इंटीग्रेशन करानी है तो वो उनको लाजमन इंटीग्रेट करे। और जिस तरह मैंने कहा था सेक्शन 3 से POS की इंटीग्रेशन की पावर बोर्ड की ख़त्म कर दी गई, तो उसको अब इस सेक्शन 23 के अंदर आके प्रोवाइज़ो के तहत नीचे अब टायर 1 रिटेलर्स के लिए फिर वो लाजम करार दे दिया गया है कि वो अपने सिस्टम को करें। लेकिन बोर्ड के जितने नोटिफिकेशन है वो पुराने सेक्शन के मुताबिक हैं, तो शायद वो रिडंडेंट हो गए हैं जब तक इसको फर्दर क्लैरिफाई या उसको अमेंड नहीं किया जाता। सेक्शन 26 जो सेल टैक्स रिटर्न को डील करता है, इसके अंदर ये है कि जो नए उन्होंने ऐड किए हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेस की तारीफ जिस तरह की है, उनके भी अब लाजिम है कि प्रेस्क्राइब फॉर्मेट पे स्टेटमेंट फाइल करेंगे। और ऐसे ही इसके आगे प्रोवाइज़ो के ऐड किया गया और उसमें पेमेंट इंटरमीडिएट और कोरियर कंपनी जो 11 शेड्यूल में ई कॉमर्स के फिनोमेना के अंदर टैक्स विद होल्डिंग करेंगी, तो उनके लिए भी लाजम है कि वो अपनी स्टेटमेंट फाइल करें। उसके बाद जो था जी सबसेक्शन 3, इसका जो प्रोवाइज़ो था वो मिट किया गया। ये ऑटो रिवीजन के मुतल्लिक था, सेल टैक्स रिवीजन 60 दिन के हवाले से, यहाँ से एक दफ़ा इसको ओमिट किया गया है, लेकिन 3A में फिर इसको शामिल किया गया है। लेकिन अब कमिश्नर अप्रूवल के बगैर 60 दिन में आप अपनी सेल टैक्स रिटर्न तब ऑटो रिवाइज़ कर सकते हैं अगर आपकी पेमेंट ज़्यादा हो, रिफ़ंड कम हो। और तीसरी जो शर्त ऐड कर दी गई है कि वो बोर्ड का जो है कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम से रन होगा, अगर उसमें कोई इशू आया तो सिस्टम आपको ऑटो रोक देगा।
अगर आपका प्रोफाइल ओके हुआ, क्लियर हुआ, तो आप पे कोई एलिगेशन ना हुआ, तो फिर सिस्टम आपको ऑटो रिवीजन की सेक्शन सब सेक्शन 3A के तहत वो आपको जो है वो दोबारा से ऑप्शन देगा, यानी कि रिवाइज रिटर्न की ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन अब इसमें वेल कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बोर्ड ने ऐड कर दिया कि उससे इसका ऑटो चेक होगा। सेक्शन है जी 32B, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स एंड ऑडिटर्स। ये भी नया सेक्शन ऐड हुआ है। बोर्ड ऑडिट के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए और वैल्यूएशन के लिए वो मल्टीपल एक्सपर्ट्स जो है वो कर सकता है, और बोर्ड डायरेक्ट या थर्ड पार्टी के जरिए भी ऑडिटर मुकर्रर कर सकता है, उनको इख्तियारात दे सकता है। सेक्शन 33 जो पेनल्टी से मुतल्लिक है, इसमें जहाँ जहाँ इसके यानी कि मेन हेडिंग में भी और इसके टेबल के कॉलम 2 में भी हर जगह पे जो है वो वर्ड ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ के साथ पनिशमेंट ऐड कर दिया गया है, क्योंकि अब वो 37A को साथ चलाने के लिए उन्होंने पनिशमेंट का वर्ड सब जगह पे ऐड कर दिया गया। उसके बाद जो है इसके अंदर जो सीरियल 1A एक नई ऐड की गई है, और कोई भी मार्केट प्लेस और या कोरियर कंपनी या पेमेंट इंटरमीडियरी वो अगर फेल होती है अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने में, तो उसके मुतल्लिक पेनल्टीज़ इसके अंदर हैं, वो आप देख सकते हैं। फ्रॉड से मुतल्लिक जो सेक्शन 237 की पेनल्टी सीरियल 11 में थी, उसको मिट किया गया है, और अब इसको सीरियल 13 के अंदर नए तरीके से इसकी पेनल्टीज़ को ऐड किया गया है, और उसकी डिटेल को आप हस्बे ज़रूरत देख सकते हैं। उसके बाद सीरियल 13A नहीं ऐड की गई सेक्शन 37 में, और अबेटर जो हम शुरू में कह रहे हैं कि जो मदद करेगा टैक्स फ्रॉड के अंदर, तो उसकी पेनल्टी भी जो 5 साल सज़ा या 1 मिलियन 10 मिलियन आपका जुर्माना हो वो हो सकता है, उसके मुतल्लिक होगा। अब जो है एक सीरियल 22 जो है उसको ओमिट किया गया, ये कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ छेड़छाड़ से मुतल्लिक थी बोर्ड के, लेकिन इसको सीरियल 13A में वो अबेटर वाले उसके साथ इसको भी सारा वो ऐड कर लिया गया है। अच्छा जी, अब इससे सीरियल नंबर 25A के अंदर ये सेक्शन की दुरुस्ती की गई है, जो POS इंटीग्रेशन ना करवाने की पेनल्टी और चीज़ें थी, क्योंकि पीछे सेक्शन चेंज हो गया, तो यहाँ पे उसकी सज़ा के लिए सेक्शन दुरुस्त कर दिया गया है। इसी के कॉलम में अब जो शख्स POS लगवाने के बाद फेल हो जाएगा सेल टैक्स इनवाइस, कंप्यूटराइज सेल टैक्स इनवाइस, POS इनवाइस जारी करने से, तो उसकी का जुर्माने उस पर भी सेम जुर्माना लगेगा। तो PS लगवाने के बाद जो लोग इनवाइस जारी नहीं कर रहे थे वो भी अब जुर्माना अदा करेंगे। नई सीरियल सेक्शन 33 में ऐड की गई है 25B, ई बिल्टी अगर आप जारी नहीं करते, जो 40C के तहत लोग लाइबल टू ई बिल्टी जारी करने हैं, तो उनके ऊपर ये वाला लगेगा, उसकी डिटेल आप दे सकते हैं। सेक्शन जो 37 है सेल टैक्स एक्ट का, इसके अंदर जो है ऑफिसर को सिविल कोर्ट की पावर दी गई हैं, वो किसी भी शख्स को समन कर सकता है, हलफ पे उससे बयान ले सकता है, हलफ के ज़रिए उसके से रिकॉर्ड ले सकता है, उसकी गवाही को रिकॉर्ड कर सकता है। उसके बाद एक सबसे मुतनाज़ा शायद इस फिनांस एक्ट के अंदर जो अपेरेंटली, लेकिन शायद ये उतना मुतनाज़ा नहीं है जितना इसको एक प्रोपोगेट किया जा रहा है, वो है सेक्शन 37A, पावर टू इंक्वायर, इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस वारंटिंग प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट एंड अरेस्ट ऑफ अ पर्सन। अब 11E से हट के किसी भी मटेरियल एविडेंस की बुनियाद पे अगर ऑफिसर ये समझता है कि कोई टैक्स फ्रॉड कमिट हुआ है, तो वो कमिश्नर के अप्रूवल से वो इंक्वायरी स्टार्ट करेगा उस फर्द के ख़िलाफ़। जब इंक्वायरी स्टार्ट करेगा तो वो सारी CP के साथ वो इंक्वायरी कंडक्ट होगी, उसको बुलाया जाएगा बंदे को, उससे जो कोई डॉक्यूमेंट है या उसका कोई रिकॉर्ड है वो भी बुलाया जाएगा। ये इंक्वायरी 6 माह में ऑफिसर ने मुकम्मल करनी है, और जो है उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी है, कम अज़ कम 3 मौके देने हैं। जब वो इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल कर लेगा ऑफिसर, तो वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट कमिश्नर मुतलका को पेश करेगा। कमिश्नर मुतलका उसकी रिपोर्ट देखने के बाद या तो इंक्वायरी क्लोज़ करने का हुक्म जारी करेगा,
या वो इन्वेस्टिगेशन की इजाज़त देगा। जब तक इंक्वायरी स्टेज है, कमिश्नर या कोई भी बंदा वो टैक्स फ्रॉड किसी भी लेवल, किसी भी अमाउंट, किसी भी नोयत का हो, तो वो कोई किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। इसलिए अगर कोई इंक्वायरी आपसे होती है तो प्रोसीडिंग ज़रूर ज्वाइन करें और अपनी जो स्टांस है, अपना रिकॉर्ड है, अपनी चीज़ों को मैक्सिमम मटेरियल करें। और आप इन जो सीपीसी जब लगनी है तो मैक्सिमम इसके अंदर, इसकी जो प्रोसीडिंग है उसके अंदर अपना बेनिफिट या अपना स्टांस उसके अंदर ज़रूर रिपोर्ट करें। अगर कमिश्नर कहता है कि जी ये मैटर बिल्कुल फैक्ट्स एविडेंस की बुनियाद पे ये टैक्स फ्रॉड का बनता है और इसके अंदर अब मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है, तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन की इजाज़त भी दे सकता है। या अगर वो समझता है कि अभी मैं मुतमिन नहीं, फ़ैसला नहीं कर पा रहा, तो कमिश्नर ख़ुद भी मज़ीद डॉक्यूमेंट मांग सकता है और उनकी बुनियाद पर इंक्वायरी को कबूल या मुस्तरद कर सकता है। जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी तो फिर 3 माह के अंदर मुतलका ऑफिसर इसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करेगा। जितना भी मटेरियल रिकॉर्ड है, इन्वेस्टिगेशन जो है क्रिमिनल नेचर की है, उसके अंदर महकमे ने साबित करना, जिस तरह पहले मैं बता के आया कि टैक्स फ्रॉड की तारीख में से इस दफ़ा ओनस ऑफ प्रूफ दोबारा महकमे पे शिफ्ट कर दिया गया। तो अब महकमे ने साबित करना है कि इस फ़र्द ने जानते बूझते आमदन टैक्स फ्रॉड किया है। वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो उसके साथ एविडेंस हैं, जो उसके साथ उसके पास डॉक्यूमेंट हैं, तो वो करने के बाद वो ऑफिसर अदालत के सामने पेश करेगी। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये ख़तरा हो कि जिस बंदे पे ये जो है अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चले कि जो टैक्स फ्रॉड है ये 50 मिलियन रुपीज़, यानी कि 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, तो फिर मुतलका ऑफिसर बोर्ड को लिखेगा और बोर्ड 3 रुकनी कमेटी बनाएगा। वो 3 रुकनी कमेटी उसके बाद सारे मैटर को देखने के बाद कमिश्नर को इजाज़त देंगे कि फ़र्द की गिरफ्तारी की वारंट जारी करे। और वो ये ज़रूर देखेंगे कि उसने ये इंटेंशनली या विलफुल फ्रॉड किया है, और वो इंटेंशनली या विलफुल उसने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की। इसलिए जो मैंने पहले कहा कि आप इसको ज्वाइन ज़रूर करें। आपका ज्वाइन ना करना आपकी गिरफ्तारी का बायस बन सकता है, लेकिन अगर आप इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करते हैं तो इस स्टेज पे कोई बंदा आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। दूसरी वो सूरत वो है कि अगर ये उनको ख़तरा फील हो कि ये मफरूर होने की कोशिश कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वो आपकी गिरफ्तारी का वो कमेटी हुक्म दे सकती है। और इसके अलावा भी कोई ऐसी सफिशेंट ग्राउंड्स हों जो उसको करें कि ये बहुत ज़रूरी है, तो फिर बोर्ड 3 रुकनी कमेटी के ज़रिए उसकी देगा। ये ना ऑफिसर के पास इख्तियार है, ना कमिश्नर के पास, ना चीफ कमिश्नर के पास, तो वो नहीं करेगा। हाँ, इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर ऑफिसर समझता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो फिर या वो अपनी रिपोर्ट जब सबमिट करे और उसमें वही 3 बातें हैं कि वो मफरूर होने का डर है, या उसको सफिशेंट और रीज़न्स हैं, और या वो इंटेंशनली ज्वाइन नहीं कर रहा, तो फिर वो स्पेशल जज से इजाज़त लेके आपको गिरफ़्तार कर सकता है। बहरहाल जब अगर स्टेज यहाँ तक पहुँच गई तो कंपनी की सूरत में तमाम डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स जो कि इस कंपनी के अफेयर्स से मुतल्लिक हैं और अलेजली वो इस टैक्स फ्रॉड के बेनिफिशियरी या टैक्स फ्रॉड के मैनेजर या उसको मैनेज कर रहे हैं, तो वो सारे भी गिरफ़्तार हो सकते हैं। अगर यहाँ तक भी स्टेज आ गई, लेकिन अगर जो बंदा जिस पर टैक्स फ्रॉड का एलिमेंट है एलिगेशन है, वो अपना कमिश्नर से यानी कि उसको कंपाउंड करवा लेता है कि मैं टैक्स देने को तैयार हूँ, डिफॉल्ट से चार्ज देने को तैयार हूँ, पेनल्टी देने को तैयार हूँ, तो अब कमिश्नर फिर उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन नहीं करेगा, वो रकम जमा करवा के उसको रिलीज़ भी या इसको इस इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल ख़त्म भी कर सकता है। जब अगर गिरफ़्तार किया जाएगा तफसीली वजूहात आपको बताई जाएंगी, CRP सारा इसके ऊपर अप्लाई होगा। इंक्वायरी की तमील से कबल कोई गिरफ़्तारी नहीं है। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी तो फिर ये 2-3 स्टेजेस हैं, और उसमें यही है कि मुल्ज़म अपनी ज़मानत के लिए मुतल्लिक़ा अदालत से रुजू भी कर सकता है।
और इसका जो उन्होंने असल सेक्शन में कहा कि जी हम ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब टैक्स फ्रॉड की हौसला शिकनी और सज़ा के निज़ाम को कायम करना है। इसका असल पर्पज़ ये है, रिकवरी शायद एक सब्सिक्वेंट है, लेकिन इसके अंदर एक डेटरेंस रखना वो ज़्यादा मेन फ़र्क है। उसके बाद जो 37B था, प्रोसीजर टू बी फॉलोड ऑन अरेस्ट ऑफ अ पर्सन, इसको सब्सिट्यूट किया गया है। इसकी अब डिटेल देख लेंगे, कब किधर कैसे 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 पेश होना है और वो क्या क्या करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी तफसीलात इस सेक्शन में फिर बात में आपको इसके अकॉर्डिंगली मिल सकती हैं। एक नया सेक्शन ऐड किया गया जी 38B, टैक्स फ्रॉड की सूरत में कमिश्नर किसी भी इंटरनेट कंपनी से उस यूज़र सब्सक्राइबर से मुतल्लिक जो उसको तफसीलात चाहिए हो वो ले सकता है, ताकि आपके ख़िलाफ़ वो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन या जिस भी वो यूज़ करनी हो तो वो उसको कर सके। सेक्शन जो 40C है, जो मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक और अदर मींस, इसको डील करता है। तो इसमें अब वो प्रोडक्शन मॉनिटरिंग, वीडियो एनालिस्टिक और मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, इनके अल्फाज वो बार कोड और चीज़ों के साथ ऐड किए कि ये वाले फंक्शंस भी वो उन कंपनी ने 40C के तहत परफॉर्म करने या वहाँ पे अप्लाई करने हैं। उसका जो सबसेक्शन 4 है, वहाँ पे कहा गया है कि जो कस्टम सेक्शन 83C की कंडीशंस हैं वो भी सेक्शन 40C के तहत, मैंने बताया था सीमेंट, शुगर और टोबैको, इस तरह की 8-10 मेन का है, उनको उन्होंने ये वाली जो शराइत वहाँ पे लिखी हैं वो भी साथ उन्होंने पूरी करनी है। उसके बाद है जो उसका सबसेक्शन 5 था उसको ओमिट कर दिया गया है, वो ये था लाइसेंस इंटीग्रेटर से मुतल्लिक, जो कि इसको सारे को सेक्शन 23 में इकट्ठा कर दिया गया, तो जहाँ पे लहदा लिखने की ज़रूरत बाकी नहीं थी। उसके बाद एक मेन चेंज जो आई है वो सेक्शन 43A, जो पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन थी अपील की, उसको ओमिट कर दिया गया है। अब अपील पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन के बगैर ही पुराने सिस्टम पे पुराने तरीके से अप्लाई होगी, लेकिन कुछ सेल टैक्स एक्ट के अतबार से बड़ी मेन तब्दीलियाँ आई हैं। सबसे पहली तब्दीली तो जो ये है कि बल्कि एक जो तब्दीली नहीं आई, मैं उसका पहले जिक्र कर दूं कि SOE जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है, और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज वो हैं जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट के एक्ट के साथ बनी हैं। पार्लियामेंट कहलाती है जो नेशनल असम्बली, सेनेट और प्रेसिडेंट को मिला के पार्लियामेंट कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। यानी कि इसमें प्रोविंशनल अदारे, प्रोविंशनल जो अथॉरिटीज़ हैं वो फॉल नहीं करती, लेकिन जो आपकी फेडरल है वो सारी करती हैं। और 5 वहाँ पे रेलवे को, पास्को को, PIA को और 2 और है, ये इनको वहाँ पे डिपार्टमेंट होने के बावजूद SOE कहा गया, SO स्टेट ओन एंटरप्राइजेज एक्ट के अंदर। तो ये अपील फाइल नहीं कर सकती, ये पहले ADRC में जाएंगी, और ADRC में वो एक अगला पूरा प्रोसीजर है कि अगर वहाँ पे इनकी सुनवाई या वो फैसला ड्यू टाइम में नहीं होता तो फिर वो रिवर्स आएंगी इसके अंदर, और वो जो है अकॉर्डिंगली अपील कर सकेंगी। SOE के अलावा जो है अब पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन ख़त्म कर दी गई है। जो सेक्शन 45B1 है इसको सब्सिट्यूट किया गया है। पिछले साल सेक्शन 11 ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन 11E-B-C-D किसी की अपील की पावर 45B में दी ही नहीं थी गई, एक बहुत बड़ी अनामली क्रिएट हो गई थी। तो अब उन्होंने उस गलती को ठीक किया है और सेक्शन 11E-F-D और A इनको इंसर्ट किया है। उसके बाद जो है अब वो सेक्शन जिनको इंसर्ट किया गया है, सिर्फ इन सेक्शंस की हद तक अपील होगी। पहले ट्रिब्यूनल के पास अनलिमिटेड पावर थी, वो आगे भी हम देख लेते हैं कि वो किसी भी ऑर्डर के ख़िलाफ़, वो 38 का हो, 40B का हो, वो कोई भी हो, वो सुन सकते थे, एनी ऑर्डर ऑफ कमिश्नर। लेकिन अब वो ट्रिब्यूनल की भी जो है उसको लिमिटाइज कर दिया गया है, और अब वो सेक्शन जो कि सेक्शन इसके अंदर कहे गए हैं वो सेक्शन 10 है जी, 11A, 11D, 11E, 11F, सेक्शन 21, 33, 34 और 66, इनके तहत जो ऑर्डर्स होंगे वो अपीलेबल होंगे। सेक्शन 21 जो है वो आपके सस्पेंशन ब्लैक लिस्टिंग को डील करता है, 33 पेनल्टी का है, 34 डिफॉल्ट सरचार्ज का है। सेक्शन 25 पहले इसमें मज़कूर होता था, उसको ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि 25 का कोई ऑर्डर नहीं होता, वो बाद में 11E में जाके ऑर्डर होता है। जैसे 177 का इनकम टैक्स में कोई ऑर्डर नहीं होता, वो ऑर्डर हमेशा 122 का होता है, तो अपील जिसमें टैक्स लगना है सिर्फ उसकी होगी।
सेक्शन 66 जो रिफ़ंड से मुतल्लिक था। तो अब इन सारे को वो जो है वो इसके मुतल्लिक जो कमिश्नर अपील के पास अब विदाउट एनी पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन वो अपील फ़ाइल होगी, 30 दिन के अंदर होगी। ज़्यादा हो तो आप कंडोनेशन ले सकते हैं। लेकिन इसी के अंदर एक मेजर चेंज लाया गया है, एक प्रोवाइजो ऐड किया गया है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन चाहे और कमिश्नर अपील के हक़ को खुद ख़त्म वेव करना चाहे तो वो डायरेक्ट ट्रिब्यूनल को भी अपील करेगा, कर सकता है सेक्शन 46 के तहत। अब अगर सेक्शन 46 में हम आ जाएँ तो वो मैंने बात पहले वजाहत कर दी कि अब ट्रिब्यूनल हर ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील नहीं सुन सकेगा। वो सेक्शन जो कमिश्नर अपील के पास पावर्स हैं वही सेक्शन जो हैं वो अब जो है वो कमिश्नर के पास आएंगे। अगर टैक्स पे डायरेक्ट भी आता है तो सिर्फ उन सेक्शन की हद तक की अपील वो वहाँ पे लेके आएगा। तो एसओई जो है वो पहले एडीआरसी में जाएगी, फिर वो आके अपना यहाँ पे राइट एक्सरसाइज करेगी अकॉर्डिंगली। सेक्शन 47 जो रेफरेंस टू हाई कोर्ट है उसको रीफ्रेम किया गया है। एक तो ये है कि ट्रिब्यूनल के फैसले के 60 दिन के अंदर, पहले 30 दिन मुद्दत थी, इसको 60 कर दिया गया है। अब सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पे रेफरेंस होगा, मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इसको ख़त्म कर दिया गया है। बाकी शराइत जो सेक्शन 53 इनकम टैक्स वाली लगेंगी, जिसमें आप मुख्तसर से 2 शराइत में ज़रूर जिक्र कर दूँ, 50,000 रुपया आपकी फ़ीस भी उसी तरह है, और वो जो दूसरा उसके साथ था हमारा उसके ऊपर के 30 दिन ऑटो स्टे ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के बाद वो भी उसी तरह है। तो लेकिन और तो 30% पे हाई कोर्ट स्टे देगा, वो भी उसी तरह है। बाकी शराइत उस तरह ही हैं, लेकिन अब क्वेश्चन लॉ की हद तक आप ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के ख़िलाफ़ रेफरेंस में जाएंगे और जा सकते हैं। सेक्शन 56B है डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय अ पब्लिक सर्वेंट। अब इसमें एक्सपर्ट और ऑडिटर जो पॉइंट किए जाएंगे उनको भी शामिल कर लिया जाएगा कि उनको भी मालूमात दी जाएंगी और वो कवर्ड होंगी लॉ के तहत, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर एक और जो है जी इंसर्ट किया गया सेक्शन 58C, हमारे अगर कोई मेरा कोई दोस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट इस वीडियो को देख रहा है तो बड़ा केयरफुल हो, तो इसमें उन्होंने कहा है कि इंस्पेक्शन ऑफ ऑडिट फॉर्म, अगर ऑडिटर अकाउंट्स दुरुस्त ना हुए तो कमिश्नर बोर्ड की इजाज़त से उस ऑडिटर के ख़िलाफ़ ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड को मामला भिजवा सकता है कि जनाब इनके ऑडिट रिपोर्ट में ये संगीन गलतियां हैं और वो अकॉर्डिंगली आप इनके मामलात को ज़रूर चेक करें कि ये क्या कर रहे हैं। सेक्शन 73 इसके अंदर सब सेक्शन 4 है। पहले 10 करोड़ की लिमिट थी, एक बंदा अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर को वो फ़रोख्त कर सकता था, तो अब वो कहना कि ये लिमिट बोर्ड प्रेस्क्राइब करेगा। एक चीज़ बहुत गौर से इसको सुन लीजिएगा, 73(4) के अंदर भी कभी भी ये इजाज़त नहीं है कि आप अनरजिस्टर्ड बंदे को फ़रोख्त करें और बजरिया पेमेंट कैश के अंदर वसूल करें। पेमेंट आपने हमेशा बजरिया बैंक ही लेनी है, अनलेस अनटिल एक फ़र्द को 1 महीने में आप 50,000 से कम की इनवाइस करें, अदरवाइज़ आपने बजरिया बैंक ही लेनी है। सेक्शन 74 है कंडोनेशन ऑफ टाइम लिमिट। इसके अंदर उन्होंने कहा है कि जब टाइम लिमिट बोर्ड भी 2 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता और बोर्ड की जो नामजद करता कमेटी है वो उसको फिर अकॉर्डिंगली बढ़ा सकती है। थर्ड शेड्यूल जो है जो हमारा तय करता है कि हमने MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस के मुताबिक अपनी अशिया को फ़रोख्त करना है, उसमें 4 ने सीरियल 52 इंपोर्ट ऑफ पेट फूड, 53 इंपोर्ट ऑफ कॉफ़ी और 54 इंपोर्ट ऑफ चॉकलेट्स और 55 इंपोर्ट ऑफ सीरियल बार्स। ये जब रिटेल पैकिंग के अंदर आएंगी तो इनको भी अब थर्ड शेड्यूल के तहत वहाँ पे उन्होंने ऐड कर लिया है। 6 शेड्यूल के अंदर अब उन्होंने जो सीरियल था जी हमारा 151 ट्राइबल एरिया से मुतल्लिक ये ओमिट कर दिया है। इसको अब 8 शेड्यूल में हम आगे देखेंगे, रिड्यूस रेट के साथ ऐड किया गया है। 164 सीरियल था सोलर से मुतल्लिक, ये भी ओमिट कर दिया गया है, इसको भी 8 शेड्यूल में आगे हम देखेंगे, रिड्यूस रेट पे ऐड कर लिया गया है। और सीरियल था जी 152 ट्राइबल एरिया में बिजली की सप्लाई, इसको 2026 तक इसकी एक्सटेंशन को बढ़ा दिया गया है। सीरियल था जी 179, तो वहाँ पे था कि जी ये सब पर्सनल यूज़ के लिए आइटम आ सकती हैं, वो ख़त्म वर्ड कर दिया गया है। अब ये कमर्शियल बेस पे इंपोर्ट ऑफ क्रिस्टा और कैस्ट्रोलिस ड्रॉप्स वगैरह हैं, ये अकॉर्डिंगली अब कोई भी मंगवा सकता है।
अच्छा जी, एक नई चीज़ ऐड कर ली कि 6 शेड्यूल में जिसको एग्जाम्प्ट किया गया है वो सीरियल 181 है, इंपोर्ट और लीज ऑफ एयरक्राफ्ट एंड पार्ट्स। ये अब 6 शेड्यूल के तहत एग्जाम्प्ट होंगे। जो टेबल 2 है इसकी जो सीरियल 57 थी, लास्ट ईयर ये ऐड हुई थी आयरन स्टील स्क्रैप के हवाले से, उसको उन्होंने दोबारा से थोड़ा सा रीशेप किया है कि आयरन स्टील स्क्रैप जो है वो एग्जेम्प्ट है, अब इसकी लोकल सेल पे टैक्स नहीं होगा। मासवाई जो कमर्शियल इंपोर्टर बेचे और उसके पास वेरीफाइबल जीडी मौजूद हो, और जो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के तहत जो लोग माल मंगवा रहे हैं वो सिर्फ टैक्सेबल स्टील स्क्रैप बेच सकते हैं। इन दो के अलावा बाकी सब जो स्टील स्क्रैप है वो एग्जेम्प्ट होगा, उस पर इनवाइसिंग नहीं होगी। 8 शेड्यूल के अंदर 63 सीरियल ओमिट हो गई है जी। ये सैनमा से हालात से मुतल्लिक थी, अब उस पर नॉर्मल रेट लगेगा। सीरियल 72 ओमिट होगी। 850 सीसी तक की जो गाड़ियाँ थी ये इनके ऊपर रिड्यूस रेट था 12% का, ओमिट हो गई, या वो इनके ऊपर नॉर्मल रेट लगेगा। न्यू एंट्रीज ऐड की गई हैं सीरियल 8 शेड्यूल के अंदर। सीरियल 89 है, वो ट्राइबल एरिया में जो मशीनरी की इंपोर्ट और फरोख्त है, इसका 4 साल का रोड मैप दे दिया गया है कि 10%, 12%, 14%, और हर साल इसका रेट बढ़ाया गया। डिटेल आप देख सकते हैं। सोलर के ऊपर सीरियल 90 ऐड की गई और 10% रेट के ऊपर सोलर अब चार्जेबल टू टैक्स होगा। 11 शेड्यूल के अंदर ऑनलाइन मार्केट प्लेस के हवाले से जो सीरियल थी उसकी 8 को सब्सिट्यूट किया गया है। इसमें अब पेमेंट इंटरमीडियरीज और कोरियर को रिस्पॉन्सिबल किया गया है कि वो अशखास को जो उनके प्लेटफॉर्म से अशिया फ़रोख्त कर रहे हैं उनको अदायगी करते हुए उनकी ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाईज़, यहाँ पे जहन में रखिएगा कि ये सेल्स की वैल्यू नहीं है, ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाईज़, उसका 2% वो विद हेल्ड करेंगे और गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे। टायर 2 रिटेलर और कॉटेज इंडस्ट्री के लिए ये जो 2% है ये फाइनल लायबिलिटी होगा, और जो बाकी लोग जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं सेक्शन 14 के अंदर, सेक्शन 3 के अंदर लायबल टू टैक्स पे हैं, उनके लिए ये एडजस्टेबल इस तरह होगा कि उनकी जो टोटल पेमेंट होगी 18% जो पे कर रहे हैं, जब उसके अंदर से ये टैक्स टोटल इनवाइस से विदहेल्ड होगा तो वो उनकी टोटल टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट, जिस तरह दीगर विद होल्डिंग इनवाइसेस हम क्लेम करते हैं तो ये टैक्स वहाँ पे क्लेम हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट शायद आपको 23-24% वैल्यू एडिशन अगर आप अपनी प्राइस में रखेंगे तो ये विद होल्डिंग और आपकी टैक्स लायबिलिटी बाकी मिला के तो आपका ये टैक्स ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा। अदरवाइज़ आपका फिर इनपुट एक्सेस होगा और वो अकॉर्डिंगली जो आप टैक्स कंसल्टेंट्स दोस्त हैं वो अच्छी तरह चीज़ें समझते हैं। ये वो अहम तब्दीलियाँ हैं जो सेल टैक्स एक्ट 1990 के अंदर फाइनेंस एक्ट 2025 के ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान ने की हैं। इसके मतलब कोई मज़ीद आप मालूमात को क्वेरी कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो मेरा नंबर 0300 4281343 पर सिर्फ वॉइस नोट व्हाट्सएप पे करके आप ज़रूर मुझसे जान सकते हैं। मैं आपकी मदद के लिए हाज़िर हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।